Assalamu alaikum. This is Dr. Nashaba Zahoor, and today in your Medical Globe e-learning class, you have been taught colorectal cancer and pancreatitis, and I am going to tell you how to read these topics from Davidson. Let us first cover colorectal cancer. Colorectal cancer is an important topic. You need to know how to diagnose colorectal cancer, what investigations are required, and how will you manage a case of colorectal cancer. फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैराग्राफ में प्रेवलेंस लिखी हुई है कि कितने परसेंट लोग इससे इफ़ेक्ट होते हैं यूके में. दिस इंसिडेंस इज़ नॉट ऑफ आर कंट्री, इसलिए ये करने की ज़रूरत नहीं है. देन पैथोफिजियोलॉजी, ये जो इतनी लंबी चौड़ी लिखी हुई है, यू डोंट नीड टू डू दिस. एज आपने ये जो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का टॉपिक है फोर्थ ईयर में भी कवर किया है, वहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी और वहाँ पे जेनेटिक जो मेकअप है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. मेडिसिन में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है. देन ये टेबल है रिस्क फैक्टर्स का. कुछ डाइटरी रिस्क फैक्टर्स होते हैं कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के लिए और कुछ नॉन डाइटरी रिस्क फैक्टर्स होते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि किन चीज़ों की वजह से रिस्क जो है कोलोरेक्टल कैंसर का इंक्रीज होता है और किन फैक्टर्स की वजह से डिक्रीज होता है. एज सच आपको ए टू जी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट नेम्स तो लाजमी पता होने चाहिए, ठीक है. और नॉन डाइटरी रिस्क फैक्टर्स में से भी 3-4 कॉजेज अगर आप कर लेते हैं तो दैट इज इनफ फॉर यू. उसके बाद ये फिर से पैथोजेनेसिस है, जेनेटिक मेकअप है. एक दफ़ा अगर आप देख लें कि एपीसी जीन होती है, केरास होती है, TP53 होती है, तो बस इतना ही काफ़ी है. बाकी ये सारी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है. देन आते हैं क्लिनिकल फीचर्स. तो क्लिनिकल फीचर्स आपने रीड करने हैं जस्ट टू डायग्नोज द सिनेरियो. बेशक आप 3-4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो साइड पे करके लिख लें, ताकि सेकंड टाइम जब आप पढ़ें तो आपको ये क्लिनिकल फीचर्स का इतना लंबा पैराग्राफ पढ़ना ना पड़े. उसके बाद ये है मॉडिफाइड ड्यूक्स क्लासिफिकेशन और सर्वाइवल रेट कितना है कोलोरेक्टल कैंसर में. तो एज सच जो है आपको पूरा सर्वाइवल रेट याद करने की ज़रूरत नहीं है हर किसी का, लेकिन आपको ड्यूक्स क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए कि कब हम उसको कहेंगे कि कौन सी कैटेगरी में जो पेशेंट है वो फॉल कर रहा है, ए में कर रहा है, बी में कर रहा है, सी में कर रहा है या फिर डी में कर रहा है, ठीक है. तो डी में अब तब कहेंगे जब मेटास्टेसिस हो चुका होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए. देन देयर आर इन्वेस्टिगेशंस. तो इन्वेस्टिगेशंस आपने अच्छे तरीके से करनी है. देन मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट भी आपने इसकी अच्छे तरीके से करनी है एज इट इज़ जैसे यहाँ पे लिखी हुई है. सेम हेडिंग्स बनानी है आपने. सर्जरी है, एडजुवेंट थेरेपी है और पैलिएटिव ट्रीटमेंट है. और नीचे आप 1-2 पॉइंट्स ऐड कर दें. बेशक ये सारी डिटेल ना लिखें. जैसे सर्जरी है तो सर्जरी कब ज़्यादा इफेक्टिव होती है, सर्वाइवल रेट क्या होता है, और सर्जरी में हम कितने सेंटीमीटर जो है वो ट्यूमर फ्री मार्जिन रखते हैं. इसी तरह एडजुवेंट थेरेपी में भी 1-2 पॉइंट्स याद करने हैं. और पेलिएशन ऑफ एडवांस डिजीज अगर हो गई है तो फिर हम कीमो रेडियोथेरेपी की तरफ मूव करते हैं, एनाल्जेसिया वगैरह देते हैं, तो ये मेंशन करेंगे उसमें. देन प्रिवेंशन इन स्क्रीनिंग. तो इसकी जस्ट आपने रीडिंग करनी है ताकि आप बस नेम्स याद कर लें कि अगर हम स्क्रीन करना चाहते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के लिए तो हम कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड होती हैं. जैसे रेगुलर जो फीकर ओकल्ट ब्लड टेस्टिंग है वो करा सकते हैं, क्लोनोस्कोपी करा सकते हैं, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी करा सकते हैं, या फिर जो हमारे पास सिटी क्लोनोग्राफी होती है वो हम करा सकते हैं, ठीक है. तो ये पता होना चाहिए आपको. बाकी एज सच कोलोरेक्टल कैंसर की डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है. The second topic was pancreatitis. पैंक्रियाटाइटिस में हमारे पास दो तरह का पैंक्रियाटाइटिस होता है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस एंड क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस. एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्रॉनिक वन. सिनेरियो भी अगर आपको आता है तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का ज़्यादा पूछा जाता है एज कम्पेयर टू क्रॉनिक. और पैंक्रियाटाइटिस मेडिसिन में भी इम्पॉर्टेंट है और सर्जरी में भी इम्पॉर्टेंट है. इसलिए आप यहीं पे अच्छे तरीके से कर लें ताकि जब आप मेडिसिन में करें तो आपको वहाँ पे एज सच डिटेल में करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो क्राइटेरियाज हैं वो मेडिसिन में और सर्जरी दोनों में सेम हैं.
ठीक है, तो ये पैराग्राफ जो है ये बस आपने एक दफ़ा रीडिंग कर लेनी है, एज सच इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी, तो आपको पैथोफिजियोलॉजी यहाँ से करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देन आते हैं टेबल्स की तरफ। तो टेबल्स में ग्लासगो क्राइटेरिया होता है एक, जो हम यूज़ करते हैं प्रोग्नोसिस को देखने के लिए, और कुछ फीचर्स होते हैं जो प्रेडिक्ट करते हैं कि सिविरिटी कितनी है पैंक्रियाटाइटिस की। तो इसमें ग्लासगो क्राइटेरिया में कौन कौन सी चीज़ें आपने करानी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इस क्राइटेरिया को जब आप कर लेंगे तो आपकी इन्वेस्टिगेशंस भी साथ ही कवर हो जाएंगी। ठीक है, ताकि एंड पे जब आप इन्वेस्टिगेशंस करने लगो तो आपको सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे एल्ब्यूमिन इंक्लूडेड है, वाइट ब्लड सेल काउंट है, सीरम कैल्शियम है, ग्लूकोज है, यूरिया है, ALT AST, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। तो ये वाली सारी चीज़ों का हम लेवल्स देख रहे हैं। ऑब्वियसली इनके लेवल्स कराएंगे तो देखेंगे ना, तो क्राइटेरिया जब आप करेंगे तो आपकी इन्वेस्टिगेशंस भी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड है फीचर्स जो प्रिडिक्ट करते हैं सीवियर पैंक्रियाटाइटिस को। तो इसमें इनिशियल असेसमेंट हम क्या करते हैं, फिर पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं, फिर 24 आवर्स के बाद हम कौन सी चीज़ें देखते हैं, और फिर 48 आवर्स के बाद हम कौन सी चीज़ें देखते हैं, उनके क्या क्या लेवल हों तो हम कहते हैं कि पेशेंट सेवेरिटी की तरफ जा रहा है, अदरवाइज पेशेंट इंप्रूव कर रहा है। तो ये दोनों टेबल्स आपने अच्छे तरीके से याद करने अलॉन्ग विद द लेवल्स, और अलॉन्ग विद द जो यहाँ पे दी हुई है लेवल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे स्कोर्स दिए हुए हैं, वो भी आपने अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद है क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स की आपने जस्ट रीडिंग करनी है टू डायग्नोज द सिनेरियो। उसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। थोड़ी बहुत पैथोफिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना हाई यील्ड टॉपिक है कि ये मेडिसिन में भी आता है और सर्जरी में भी आता है। इसलिए आपने ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है पैथोफिजियोलॉजी का, ये बहुत अच्छा है। आप इसे एक दफ़ा देख लें और कुछ याद कर लें थोड़ा। एक आपके जहन में एक स्केच बना होना चाहिए कि अगर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो रहा है तो इसके पीछे क्या रीज़न है। देन कॉजेज ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से करने हैं। कॉमन कॉजेज ज़्यादा पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू रेयर, इसलिए कॉमन आपने सारे करने हैं, और रेयर कॉजेज में अगर आप 3-4 नाम कर लेते हैं तो दैट इज इनफ फॉर यू। देन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, तो ये आपने सिस्टम वाइज कॉम्प्लिकेशन अगर आप करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी याद रहेंगी। लेकिन अगर आप इस तरह भी कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन वाइज तो भी वेल एंड गुड। जिस तरह से आपको ईजी लगता है आप उस तरह कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन भी इसी तरह से लिखनी है। सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन कौन सी हैं, पैंक्रियाटिक कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं। हर कॉम्प्लिकेशन की कॉज की ऐसे डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बस कॉजेज आपने एक दफ़ा रीड करनी है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के नेम्स आपको ज़रूर आने चाहिए कि कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। लेकिन फर्दर अगर आप ये याद कर लेते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया है तो क्यों है, हाइपोक्लाइसीमिया है तो क्यों है, तो दैट इज बेस्ट फॉर यू। क्योंकि ये वाला एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का केस जो है ये फाइनल ईयर में लॉन्ग केस के तौर पे भी आ जाता है, तो फिर वहां पे एग्जामिनर पूछ लेता है कि हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है पेशेंट को तो क्यों हो रहा है। अगर हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो क्यों कर रहा है। इसलिए अगर कॉजेज आप कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा इसका। लेकिन अगर आपसे सारी कॉजेज नहीं होती तो एटलीस्ट हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया के कॉज कर लें, और इस कॉम्प्लिकेशंस के नेम तो लाजमी कर लें। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशंस पीछे मैंने बताया कि टेबल में जब आपने क्राइटेरियाज और स्कोर्स किए वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस कवर हो जाती हैं। यहाँ पे सिर्फ आपने बस एक दफ़ा रीड कर लेना है कि कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है तो टेबल में ऐड कर लें, अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन की इतनी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। देन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपने मैनेजमेंट में ये देखना है कि हम मैनेजमेंट बेसिकली कितने स्टेप्स में कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपने देखने हैं। उसके बाद मैनेजमेंट की जो इतना लंबा पैराग्राफ है ये आपने सारा करना है। हर पेशेंट में हर चीज़ नहीं चाहिए होती, लेकिन जब आपको जनरल मैनेजमेंट है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की तब आपने सारा लिखना है। लेकिन अगर पेशेंट की उन्होंने कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन कर दी है तो फिर आपने उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखना है। जब आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसमें बताया हुआ है कि आपने अगर पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम ओपियोइड्स दे रहे होते हैं, और HDU में पेशेंट को ट्रीट करते हैं हाई डिपेंडेंसी यूनिट में। इसके अलावा कैथेटराइजेशन करते हैं, हाइपोक्सिया है तो ऑक्सीजन देंगे, और अगर पेशेंट जो है सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करे तो वेंटिलेटरी सपोर्ट देंगे, हाइपरग्लाइसीमिया है तो उसको ट्रीट करेंगे, नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन करेंगे, एंट्रल फीडिंग करेंगे। अब ये किन पेशेंट्स में एंट्रल फीडिंग होगी, किन पेशेंट में नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन होगी, ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके अलावा प्रोफाइलेक्सिस करेंगे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की, ये वाला पॉइंट आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद अगर इन्फेक्टेड नेक्रोसिस हो गई है तो हम क्या करेंगे,
और अर्जेंट जो कोलिसिस्टेक्टमी हमें कब करनी पड़ती है, ऑन टेबल जो कोलिसिस्टेक्टमी होती है, या ऑन द सेम एडमिशन जो कोलिसिस्टेक्टमी होती है वो हम कब करते हैं, और साथ में हमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर होती है, ऑन टेबल कोलेंजियोग्राम। ठीक है, तो ये आपने सारे कोई 8-9 पॉइंट्स बना लेने हैं और साइड पे लिख लेने हैं, ताकि आप जब ये टॉपिक सर्जरी में करो तब भी आपको हेल्पफुल हों, और जब आप मेडिसिन में करो तो तब आपको पॉइंट्स ढूंढने ना पड़े पैराग्राफ में से। ठीक है, सेकंड टॉपिक है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। तो ये आपने जस्ट रीड करना है, एज सच इसका सिनेरियो नहीं आता, अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस ज्यादा दफा आता है। इसमें ये कॉजेज ऑफ एक्यूट क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस ये आपने याद करने हैं, इन्वेस्टिगेशंस की आपने जस्ट रीडिंग करनी है। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ मेन पता होना चाहिए कि अगर अल्कोहल मिस यूज कर रहा है पेशेंट तो हम उसको रोकेंगे, अगर पेशेंट को पेन हो रही है तो उसके लिए एनर्जीसिया देंगे, मैल अब्सॉर्प्शन है तो उसको ट्रीट करेंगे, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है तो उसको ट्रीट करेंगे। बस एज सच आपको इतनी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। That's all about your today's topic. I hope I have made everything clear to you. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं आ रहा कि किस टॉपिक में से क्या करना है, then you can ask. Thank you.